तो आज हम बात करेंगे जेजो आइलैंड आर्क के बारे में। यह आर्क सोलो लेवलिंग का वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आर्क है और इस आर्क के लिए सारे सोलो लेवलिंग के फैंस पागल हैं। इस आर्क में होने वाले हैं सारे के सारे एस हंटर्स और अपोनेंट्स में गैस करिए कौन है। जी हाँ, अपोनेंट है द ग्रेट एंड किंग, जो कि जिनवू की लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी लाने वाला है। एंड आई प्रॉमिस यू गाइस कि ये आर्क डेफिनेटली इंटरनेट को ब्लो कर देगा। अभी लास्ट के कुछ एपिसोड्स मैंने सोलो लेवलिंग एनीमे के देखे हैं जिसने पूरा ही सर्वर क्रैश कर दिया, इंक्लूडिंग क्रंचीरोल। अगर तुम्हें अभी भी डाउट है तो मेरे भाई तुमको ये आर्क जरूर देखना चाहिए। तो ये वीडियो होने वाला है टोटल ब्रेकडाउन वीडियो ऑन जेजो आइलैंड आर्क, क्योंकि एनीमे में मैं जैसा कि देख रहा हूँ कि बहुत सारे सीन्स कट डाउन करे जा रहे हैं मांगा के। तो आप घबराइए नहीं, मैं उन सारे सीन्स को भी कवर करूंगा इस आर्क के। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले स्पॉइलर अलर्ट। जिन्होंने अभी सिर्फ एनीमे देखा है और वो स्पॉइल नहीं होना चाहते हैं तो आप वीडियो अभी बंद कर दीजिए, लेकिन जिन्होंने मांगा है पढ़ी है तो आपका स्वागत है, आप फिर से इस आर्क के मजे ले सकते हैं। तो पैनल की कुछ इस प्रकार शुरुआत होती है। हमें दिखाया जाता है जेजो आइलैंड, जो कि एक बहुत खूबसूरत आइलैंड है, जो कि अभी कुछ ही समय बाद एक बैटल ग्राउंड में टर्न अप होने वाला है। तो यहाँ पर हम दो बंदों से मिलते हैं, एक बंदा होता है डी रैंक का और एक बंदा होता है ई रैंक का। और इन दोनों का काम ये होता है कि अगर यहाँ इस प्लेस पे कोई भी डंजन्स या पोर्टल्स ओपन होते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन को हंटर एसोसिएशन तक पहुंचाना। अब मेन टाउन यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, प्रॉब्लम पड़ने पर एनफोर्समेंट पहुंचाने के लिए कम से कम 3 दिन लगते हैं। अब सब कुछ स्मूथली चल रहा था तो वहीं हमें दिखाया जाता है कि सामने से एक आंट चलते हुए आ रहा है अपने दोनों पैरों पे, और फिर सीन कट होता है और हमको ये बताया जाता है कि यहाँ पर एक मैसेकर हुआ है और बहुत लोगों को इस एंट ने मार दिया है। फिर वहाँ पर कुछ हंटर्स को पहुंचाया जाता है और वो हंटर्स उस एंट को मार देते हैं, और फिर हमको ये बताया जाता है कि एक एंट को मारने के लिए एक ए रैंक का हंटर लगता है। तो आप समझ रहे हैं ना कि सिर्फ एक एंट एक ए रैंक हंटर के बराबर है। फिर इस इंसिडेंस की सर्विलियंस टीम को भेजी जाती है और फिर वो हमको बताते हैं कि इस मिशन के दौरान 4 ई रैंक हंटर्स और एक डी रैंक हीलर की डेथ हो जाती है, और एक सी रैंक उनका जो लीडर होता है वो भी मारा जाता है, और इस एंड को आगे चल के एक ए रैंक हंटर मार देता है। अब आई होप इससे आप अज्यूम कर पा रहे हैं कि एक सिंपल सा ये वाला एंड कितना ज्यादा खतरनाक है। और इससे पहले भी जेजो आइलैंड पे बहुत सारी रेड्स की गई जो कि सारी की सारी अनसक्सेसफुल हुई। अब ये जो जेजो आइलैंड का मैटर था ये बहुत ही आउट ऑफ हैंड जा रहा था, और इन लोगों ने सोचा कि अब इस पर फुल स्टॉप लगाने का टाइम आ चुका है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि इन लोग को एक टीम बनाकर वहां पर हमला करना पड़ेगा और उन सबको हराना पड़ेगा। अब सर्विलियंस टीम के वू जिंगचुल और मिस्टर गो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जिसमें जिनचुल बोलता है कि डुआंग सो जो बंदा है स्कैवेंजर गिल्ड का, वो हमको इस रेड में ज्वाइन करना चाहता है। तो मिस्टर गो कहते हैं कि ही इज नॉट द ओनली वन जो कि इस रेड को ज्वाइन करना चाहता है, देयर इज समवन एल्स आल्सो। फिर एक कॉल आता है नेशनल लेवल हंटर्स मिस्टर गो को। अब जिन लोग को नहीं पता नेशनल लेवल हंटर्स कौन है, तो एस रैंक हंटर्स के ऊपर भी एक लेवल है जिसे नेशनल लेवल हंटर्स कहते हैं। और फिर हमारे सामने रिवील होता है एक ऐसा कैरेक्टर जो कि मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर है, और जिन्होंने मांगा रीड कर रखी है उनको पता है कि ये कौन, स्कैवेंजर्स गिल्ड का लीडर थॉमस एंड्रे फ्रॉम यूएस, जो कि अमेरिका से सिर्फ घूमने आया है। और वो मिस्टर गो से डायरेक्टली यही पूछता है कि कोरिया का 10th एस रैंक हंटर जिनवू और कहाँ पर है। अब हमारा जिनवू जो कि बहुत लो प्रोफाइल रहना प्रेफर करता है, तो उसके बारे में मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है, और वो इस सीन में हम सबको ऐसा लगता है कि थॉमस एंड्रे हमारी इस रेड में मदद करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो कहता है कि वो बिजी है और वो इस रेड में पार्ट नहीं ले सकता। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइस, थॉमस एंड्रे बहुत नेक्स्ट लेवल बंदा है भाई, इसके बारे में सर्च बिल्कुल भी मत करना। अगर आप इसके बारे में सर्च करोगे तो आपको नेक्स्ट सीजन 3 के स्पॉयलर्स मिल जाएंगे, तो अगर आप स्पॉइल नहीं होना चाहते तो बिल्कुल इस बंदे को सर्च मत करना। और लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर गारंटी करके देता हूँ कि ये बंदा नेक्स्ट लेवल का बंदा है, एकदम ओपी। अब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे अब हमको ये पता चल जाता है कि अमेरिका से कोई हेल्प मिलने वाली नहीं है, बट जापान एक ऐसा देश है जो हमारी इस रेड में कॉर्पोरेट करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब हमें पता चलता है कि गोतो ryuji जो कि एक एस रैंक हंटर है जापान का, वो हमारी इस रेड में हेल्प करने के लिए तैयार है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गोतो ryuji एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है, लेकिन वो एक इमेंस प्रेशर फील करता है, और जो कि प्रेशर होता है नन अनदर देन थॉमस एंड्रे का। जो तो बोलता है कि इस एयरपोर्ट पर कोई एक ऐसा बंदा है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और उसकी असिस्टेंट उससे पूछती है कि क्या ये बंदा आपसे भी ज्यादा पावरफुल है। अब सोचो भाई कि थॉमस क्या अलग ही लेवल का हंटर है भाई। अब जापान का कुछ यूं सीन है कि वहाँ पर टोटल एस रैंक के 21 हंटर्स हैं, और जिनमें से 11 हंटर्स सेम गिल्ड मेंबर हैं ग्योतो के। अब साउथ कोरिया में जैसे कि कुछ अलग गिल्ड बने हैं, लेकिन जापान का सीन ऐसा नहीं है। वहाँ पर एस रैंक मेंबर एक ही गिल्ड में है, जो कि एक बहुत बड़ा पावर है। और फिर आगे कहानी में हमको पता चलता है कि जो गोतो का गिल्ड है वो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट गिल्ड है, और लेकिन जो फर्स्ट रैंक पर होता है वो होता है चाइना। मतलब समझ लो कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हैं। अब हमको स्टोरी में आगे एंड्स के बारे में भी कुछ बातें पता चलती हैं, जैसे कि उनका लाइफ स्पैन जो कि होता है 1 साल का। और अभी जो स्टेट में एंड्स हैं वो धीरे धीरे इवॉल्व करते हुए आए हैं। पहले वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे इवॉल्व होकर और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी से बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। धीरे धीरे हमारे सामने ऐसे एंड्स आने लग गए जो कि अब चल सकते हैं इंसानों की तरह, और कुछ एंड्स तो ऐसे हैं जो कि लिटरली उड़ भी सकते हैं। तो हंटर्स और ज़्यादा डर जाते हैं इस बात को लेके कि और भी ज़्यादा इवॉल्व अगर ये हो गए तो और भी ज़्यादा पावरफुल होंगे और भी ज़्यादा मैनकाइंड
क्वीन को प्रॉब्लम पहुंचाएंगे। अब गोतो ryuji अपना एक प्लान बताता है जिसमें वो कहता है कि अगर हम डायरेक्ट क्वीन को ही मार देंगे तो सारे के सारे एंड्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट उनके पावर हाउस को ही मिटा देंगे तो फिर उनकी पावर का सोर्स खत्म हो जाएगा और अब एंड्स अपने आप बिना लीडर के मर जाएंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि क्वीन के लिए एंड्स जान भी दे सकते हैं, और आगे स्टोरी में इन लोग जो प्लान बनाते हैं उसमें हमको ये बताते हैं हम लोग 2 टीम बनाएंगे। एक टीम जो होगी वो क्वीन के सोल्जर्स पे हमला करेगी और एक टीम होगी वो डायरेक्ट क्वीन से लड़ेगी। तो जो क्वीन से लड़ने के लिए जो टीम जाती है वो हमारी साउथ कोरिया की टीम होती है, और जो सोल्जर्स को अलग करके एंड सोल्जर्स से लड़ेगी वो होती है जापान की टीम। अब जिस तरह की हम लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं उस तरह से तो लगता है कि ये बहुत वेल प्लान्ड है और बिल्कुल एग्जीक्यूट हो जाएगा तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन ये बात हम भी जानते हैं कि ये जितनी बात आसान लग रही है उतनी आसान है नहीं। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है हमारे सामने। हमको ये पता चलता है कि जो आंट्स हैं वो क्वीन के साथ कुछ वेव्स के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, लेकिन आगे हमको उसका भी सोल्यूशन मिल जाता है और फिर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो एंड सोल्जर है और क्वीन का वेव को डिसरप्ट करके हम उन दोनों का कनेक्शन तोड़ देंगे, और फिर जो एंड सोल्जर है वो कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि उनके पास कोई ऑर्डर्स नहीं होंगे। फिर कहानी बहुत स्मूथली चलती है और आगे पैनल चेंज होता है और जापान के सारे सोल्जर साउथ कोरिया आ जाते हैं और वो सब इकट्ठे होते हैं एक जिम में। अब साउथ कोरिया के सारे एस रैंक हंटर्स और जापान के सारे एस रैंक हंटर्स एक दूसरे के सामने हैं। अब वो एक दूसरे से बात करते हैं और अब बातचीत करते करते थोड़ी सिचुएशन हीटअप हो जाती है और दोनों ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने आते। ryuji गोतो साउथ कोरिया के हंटर्स को मीडियोकर कह के बुलाता है, जो कि मतलब बहुत ही लोएस्ट उनको समझता है। अब भाई कोरिया में आके कोरियन हंटर्स को ही अगर टीज करोगे तो फाइट तो होनी है, और फिर आगे चल के एक फाइटिंग गेम होती है और इस गेम के रूल्स एक्सप्लेन करता है कि अगर अपोनेंट ने किसी के भी रिस्ट और वेस्ट को टच किया तो तुम हार जाओगे, और अगर नॉकडाउन कर देंगे तो भी तुम हार जाओगे। और फिर जिन्हों भी मिशन अपना कंप्लीट करके जिम में आ जाता है। कौन सा मिशन? डीमन कैसल वाला मिशन। अब वो देखता है कि उसके सामने 4 वर्सेस 4 बैटल हो रही होती है, साउथ कोरिया के टॉप 4 हंटर्स और जापान के टॉप 4 हंटर्स, और वो इस बैटल को देख के बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है। और ryuji भी दूर खड़ा होकर इस चीज़ को देखता है और वो उसको वर्थ नहीं समझता है कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करे, क्योंकि उसको कोई वर्थफुल अपोनेंट नहीं दिखता है। फाइट आगे बढ़ती है और हम ये देखते हैं कि जो जापान के सारे हंटर्स हैं वो साउथ कोरियन हंटर्स पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ते हैं, और एट द एंड जिन्वो भी ये मान रहा था कि वो सारे हंटर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। लेकिन भाई चाहान तो अलग ही मूड में थी, वो एक जापानीज बंदे को बहुत ही ज़्यादा हेविली इंजर्ड कर देती है, और अब ये जापान का हंटर बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है और चाहान को एकदम मारने ही वाला होता है, लेकिन उसके बीच में जिन्वो आ जाता है और उस हंटर को रोक देता है और बोलता है कि काम डाउन भाई, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, इतनी सीरियस होने की क्या बात है। लेकिन वो बंदा फिर भी कंट्रोल नहीं होता है और वो डायरेक्ट जिन्वो पर ही अटैक कर देता है, लेकिन अपना भाई जिन्वो उसको एक ही मूव में डाउन कर देता है। ये सब ryuji दूर से देख रहा होता है और फिर वो जिन्वो से आगे पूछता है कि तुम्हारा नाम जिन्वो है ना, मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ फाइट करोगे? तो जिन्वो भी सोचता है कि हाँ चलो मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो हाँ बोल देता है इस बैटल के लिए, और वो ryuji को देख के स्माइल करने लग जाता है। और ryuji सोचता है कि इस बंदे की इतनी हिम्मत, ये मेरे को देख के स्माइल कर रहा है, और ईगो हर्ट हो जाता है। अब जिन्वो वर्सेस ryuji की फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब ryuji जिन्वो पर हमला करता है लेकिन को डॉज कर देता है, और जिन्वो की स्पीड देख के ryuji बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। सोचता है कि तुम एक मेज टाइप हंटर हो ना, लेकिन मैं तुम्हारी सारी एबिलिटीज को एक्सपोज करके रख दूंगा। लेकिन जिन्वो जो भी ryuji के अटैक्स होता है उसको एक स्माइल के साथ सब डॉज कर देता है, जिसके कारण वो बंदा और भी ज्यादा ट्रिगर्ड हो जाता है। अब वहाँ पर चो जंग भी आ जाता है और जो कि फाइट देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और सोचता है कि वाह यार, यहाँ पर तो एक लाजवाब फाइट चल रहा है। अब ryuji बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था क्योंकि वो जिन्वो के ऊपर इतने सारे अटैक कर चुका था, लेकिन वो एक भी अटैक जिन्वो पर लैंड नहीं हुआ, और ryuji इतना ज्यादा ट्रिगर्ड हो जाता है कि अब वो बोलता है कि छोड़ो यार, अब तो मैं इसको मार ही दूंगा। ही वाज लाइक आई एम गोइंग टू किल हिम, और वो जिन्वो की तरफ उसको मारने के इंटेंशन से बढ़ने लग जाता है, और फिर वही जिन्वो का सिस्टम उसको वार्निंग देने लग जाता है कि डेंजर है, और जिन्वो समझ जाता है कि उसको अब रुक जाना चाहिए, वरना सिस्टम उसको ऑर्डर दे देगा उसको मारने के लिए, और अगर सिस्टम ने एक बार उसको ऑर्डर दे दिया तो उसको उस बंदे को मारना ही पड़ेगा। फिर दोनों बहुत ही ज्यादा इंटेंस और रिलीज करने लग जाते हैं, और वहाँ के सारे हंटर्स ये चीज देख लेते हैं, और सारे के सारे हंटर्स आके उनको रोक देते हैं और बोलते हैं कि चिल गाइस, ये सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन है, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। और फिर कहानी में आगे हमको ये पता चलता है कि जिन्वो इस रेड में हमको ज्वाइन नहीं करने वाला है, और इस बात को सुन के ryuji इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि इस लेवल का हंटर हमको इस रेड में ज्वाइन नहीं कर रहा है। वो चेयरमैन गो के बारे में सोचने लग जाता है कि वो इस चीज को अलाउ भी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इतना खतरनाक मिशन है, इतनी खतरनाक रेड हम करने वाले हैं जेजू आइलैंड पे, अगर जिन्वो नहीं रहेगा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि एंड्स वहाँ पर खाने की तलाश में घूम रहे हैं। अब उनके पास खाना नहीं है, उनके पास खाना खत्म हो गया है, तो जो एंड्स है वो एक दूसरे को ही खाने लग जाते हैं। अब सीन चेंज होता है, अब सारे एस रैंक हंटर सारे लोग अपना पूरा सामान पैक करके अब बढ़ने लग जाते हैं जेजू आइलैंड की तरफ। ब्रो ये सीन जब एनिमेट होगा ना, तो मैं अब लिख के दे रहा हूँ कि ये पूरा इंटरनेट डाउन कर देगा। ढेर सारे शिप जेजू आइलैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ पर सारे के सारे हंटर गिल्ड्स के मेंबर थे, वहाँ पर रिटायर गिल्ड के भी मेंबर्स थे, जो मेंबर्स रिटायर हो चुके हैं वो भी उस रेड को ज्वाइन करते हैं ताकि इस रेड में इस बार सक्सेस मिल सके। अब ये एक मैसिव रेड होने जा रहा था क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे हंटर्स मौजूद थे। रेड को लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा है कोरिया में। अब हम जेजू आइलैंड पे लैंड करते हैं, और जैसे ही हम लैंड करते हैं वैसे ही हमारे ऊपर एक
अटैक होता है एंड्स किंगडम के द्वारा। अब हमारे हंटर्स गिल्ड का जो लीडर है चॉयजोंग, उसने क्या बवाल मचाया भाई, पूरा आग ही आग से सबको जला दिया। जेजू आइलैंड में पहुंचने के बाद जो उसका जो फाइल स्टाइल है ना भाई, उसने सबको धमाल ही मचा दिया एकदम। भाई अपना अटैक के ऊपर अटैक, अटैक के ऊपर अटैक, अटैक के ऊपर अटैक, इतना अटैक करता है कि मतलब एकदम डिफरेंट वाइब देता है भाई, एकदम कोल्ड टाइम के लिए तो भाई इतना डोमिनेट कर देता है, लगता है कि भाई यही मेन कैरेक्टर है। सीन चेंज होता है जिसमें हम देखते हैं कि सारे के सारे हंटर्स लैंड कर जाते हैं और सब अपनी अपनी पोजीशन रहे होते हैं अटैक करने के लिए। अब सारे जापान के हंटर, साउथ कोरिया के हंटर सबके सब अटैक करने लग जाते हैं और वो रेडियो वेव से एंड्स और क्वीन का भी कनेक्शन तोड़ने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब सीन आगे बढ़ता है और हम ये देखते हैं कि जॉय जंग यूनो यहाँ एग से भरे कमरे में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि सारे के सारे यहाँ पर एग्स रखे हुए हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं ये देखकर कि यार ये क्या है। और उन लोग को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि क्वीन का भी जो रूम है वो पास में ही है। अब रेड को देख के ऐसा लगता है कि सब कुछ स्मूथली जा रहा है और हम लोग एकदम डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन फिर सडनली एक ट्विस्ट आता है। अब दिस इज द मोमेंट जहाँ पर डर का माहौल छा जाता है। अब ये जो मैडम है जो जिनका नाम है शिमिजू, उसका सर कट के नीचे गिर जाता है। के साथ साथ ये बंदा एकदम रेज में चला जाता है और इसके साथ भी वही हश्र होता है, तभी सर उड़ते हुए नीचे गिर जाता है। और इस सीन को देखने के बाद हमको ये रियलाइज हो जाता है कि अब जेजू आइलैंड रेड में बहुत ही सारे हंटर्स मरने वाले हैं और अब फन टाइम खत्म हो चुका है। अब जो एंड सोल्जर हैं वो हम पर भारी पड़ने लग जाते हैं, लेकिन चाहन भाई वो तो वंडर ही वंडर करती है, इतनी ज्यादा अपनी पावर यूज करती है वो और इतने ज्यादा एंड्स को मार देती है भाई। अगर ये सीन जब एनिमेट होगा ना भाई, यू आर डेफिनेटली गोना लव दिस। और फिर आगे स्टोरी बढ़ती है तो हमको ये पता चलता है कि चाहन ने क्वीन को लिटरली मार दिया। लिटरली गाइज ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, चाहन ने ये कर दिखाया। अब सब लोग थोड़ा रिलैक्स होते हैं और सब लोग को लगता है कि अब ये रेड खत्म होने वाला है क्योंकि क्वीन मर चुकी है। अब इसके जो सारे सोल्जर्स हैं वो अब कंफ्यूज हो जाएंगे और दिस विल बी आवर विक्ट्री फॉर श्योर। सारे के सारे एस रैंक हंटर्स एक ऑरा फील करते हैं, एक प्रेशर फील करते हैं जो जिससे वो कांपने लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमारे सामने एंट्री होती है किंग की, जो कि एक डार्क ऑरा इमिट कर रहा होता है। अपनी एंट्री के साथ ही बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है और अपना प्रेशर रिलीज करता है। जो उसकी वाइब होती है वो इज ऑन डिफरेंट लेवल ब्रो। हंटर्स जो अपनी आंखों से देखते हैं उन लोग को अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं होता है कि व्हाट अ स्ट्रेंथ लिटरली ही इज हैविंग, कंप्लीटली अनइमेजिनेबल। एंड किंग फिर एकदम से चाहन पे हमला कर देता है और उसको बहुत दूर फेंक देता है। चाहन बहुत ज्यादा हेवीली इंजर्ड हो जाती है। इसी के साथ एंड किंग चोजुन को भी बहुत ज्यादा हेवीली इंजर्ड कर देता है और अब आने वाला है बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। जो किंग है वो मिन बिंग को खत्म कर देता है। लिटरली वो अपना हाथ उसकी छाती के आर पार कर देता है। दिस सीन वॉज रियली टोटली सो ब्रो। इस सीन के बाद सारे के सारे हंटर शॉक हो जाते हैं, सबकी सारे एस रैंक हंटर्स की बोलती बंद हो जाती है। इतना पावर और जो ऑरा वो अपने आंखों के सामने देख रहे हैं उनको उस पर बिलीव नहीं हो रहा है। फिर एंड किंग एक ही क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारा किंग कौन है। फिर एकदम से एंड किंग एक स्ट्रॉन्ग ऑरा फील करता है आउटसाइड और फिर वो यूनो को छोड़ के उसकी तरफ दौड़ता है। एंड किंग को लगता है कि इनका किंग बाहर है और वो बाहर मिलता है। एंड किंग ryuji से बोलता है क्या तू इनका किंग है। ryuji बोलता है आई एम द किंग। और अनफॉर्चुनेटली ये ryuji के लास्ट वर्ड होते हैं। एंड किंग उस पर इतना जोरदार हमला करता है कि वो एक ही स्लैश में उसकी तलवार और उसका सिर काट देता है। लेकिन आई एम सो सैड यार, ये मेरा बहुत वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर था यार। एंड किंग लिटरली सबको बहुत ब्रूटली मार रहा था। अब चॉय जंग यूनो की तरफ जाता है और उन पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उस अटैक को एक शैडो सोल्जर रोक लेता है। यस गाइस, जिनवू की एंट्री और भाई की एंट्री जो होती है वो सोलो लेवलिंग की वन ऑफ द बेस्ट एंट्री में से एक है। यहाँ पर सारे के सारे हंटर्स ने अपनी उम्मीदें खो दी थी और उनको बस यही लग रहा था कि अब वो मरने वाले हैं और इसके बीच में एंट्री हो जाती है हमारे भाई जिनवू की। जिनवू वहाँ पर आके बोलता है राइस और वहाँ पर एंट्री हो जाती है सारे शैडो सोल्जर्स और साथ ही एंट्री होती है इग्रे करगलगन, जिसको अभी रिसेंटली उसने कैप्चर किया है। और सारे के सारे सोल्जर्स के साथ हमारा जिनवू जो फ्लेक्स करता है ना भाई, एपिक। जब वो एनिमेट होगा ना तो वो बहुत ही एपिक लगेगा यार। और अब सीन आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं फाइनल बैटल बिटवीन एंड किंग वर्सेस जिनवू। अब जिनवू आके सबसे पहले सारे हंटर्स को हील कर देता है। दे वर लाइक कि व्हाट द हेल ब्रो, ये हील कैसे कर रहा है। अब आता है एक ऐसा पैनल जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, जिसमें जिनवू सामने खड़ा होता है एंड किंग। अब एंड किंग अपना ऑरा जिनवू के सामने रिलीज करता है और उसको इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा जिनवू इंटिमिडेट ही नहीं होता और वो बोलता है कि भाई तू इतना वीक है, तू एंड किंग कैसे हो सकता है। और भाई जिनवू जो लुक देता है ना, लुक देने के बाद एक ही सिंगल पंच में उसको बहुत दूर फेंक देता है। और ये देख के सारे हंटर्स का दिमाग फट चुका था कि भाई ये क्या बंदा है। अभी तक वो एकदम हेल्पलेस फील कर रहे थे इतने पावरफुल क्रीचर के सामने, और जिनवू उसको ऐसे डील कर रहा है जैसे कि वो कुछ भी नहीं है। और इन लोग की फाइट इतनी स्पीड में होती है कि हंटर्स उनको अपनी आंखों से देख ही नहीं पाते, वो अपनी आंखों से इनको फॉलो ही नहीं कर पाते। एंड किंग जिनवू पर बहुत ही बार हमला करता है लेकिन वो एक भी
हमला जिन्वू पर लैंड नहीं कर पाता और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका रहता है कि भाई एक कैसा बंदा है, ये बंदा है कौन यार, और मेरे से इतना फेस टू फेस फाइट कर रहा है और ये मेरे से बिल्कुल डर भी नहीं रहा है, कौन है ये बंदा। इसी के बीच में एंड किंग सोचता रहता है कि अगर ये पावर का गेम है तो मैं इसको स्पीड से मात दे दूंगा, और वो अपना सबसे स्पीडेस्ट अटैक उस जिन्वू पर करने की कोशिश करता है, लेकिन गैस जिन्वू उसको भी डॉज कर लेता है और उल्टा उस पर ही अटैक कर देता है। और ये देखने के बाद एंड किंग का डर से कांपने लग जाता है और वो ये सोचता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैंने इतना स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर कभी नहीं देखा। मेरे सामने जो भी चीज आई उसको मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको डिवोर कर लिया, टॉप ऑफ द फूड चेन बैठा था और मैं सोचता था कि मेरे पावर का कोई लिमिट नहीं है, मैं एक राजा हूँ यहाँ। सो वाई एक नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग मुझे कैसे हरा सकता है। एंड किंग डरने लग जाता है और वो सोचता है कि अब मुझको यहाँ से भागना चाहिए। बस वो एक ही चीज गुनगुनाता रहता है कि मुझे यहाँ से भागना चाहिए, मुझे सर्वाइव करने के लिए सिर्फ यहाँ से भागना है। इंजन वो उसको पकड़ लेता है और एक ही सिंगल अटैक में उसको मार देता है और अकेले ही जेजो आइलैंड की रेड को खत्म कर देता है। हाँ, हम जानते हैं कि बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया, बहुत उम्र, लेकिन एट द एंड जिन्वू इस चीज को खत्म कर देता है और हमारी जेजो आइलैंड की रेड सक्सेसफुल हो जाती है। अब कुछ लोगों का कहना है कि जिन्वू स्टार्टिंग में ही आ जाता तो मजा आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन भाई जिन्वू जिस टाइम पे आया ना, उसने उसी टाइम में मचा दिया और जेजो आइलैंड आर्क को अपने नाम कर। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जिन्वू के लिए ये जो बैटल था वो वन साइडेड था, क्योंकि पूरे बैटल में उसने ही ओवर पावर किया एंड किंग को। अब जिन्वू वहाँ नोटिस करता है चाहान बहुत ज्यादा सीवियरली इंजर्ड है और उसको हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है और जल्द से जल्द उसको हील करने की जरूरत है। फॉर दैट रीजन जिन्वू बिंगो को समन कर लेता है, बिकॉज उसके पास हीलिंग एबिलिटी होती है और बहुत ही ओपी हीलिंग एबिलिटी होती है। फिर वो उसको कमांड करता है चाहान को हील करने के लिए, बट यूनो वाज लाइक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि वो कभी वायलेंस के फेवर में नहीं था, तो तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली उसका फ्रेंड जो कि मर चुका है, उसके लिए एज अ रिस्पेक्ट वो चाहता है कि जिन्वू उसके साथ ऐसा ना करे। फिर हमारा जिन्वू चाहेन को हील करवाने के बाद जो एक्सट्रैक्शन है उसको टर्मिनेट कर देता है और ये देख के यून वॉज वेरी हैप्पी और बिंग यू भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था वहाँ पर। और फिर आगे सीन में हमको ये पता चलता है कि जिन्वू के पास एक ऐसी स्वॉर्ड है जिसका यूज़ उसने अभी तक किया ही नहीं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड। अब यहाँ पे मिशन तो खत्म हो जाता है, लेकिन इसके साथ जिन्वू एंड किंग को अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है, कहता है राइट, और एंड किंग का शेडो एक्सट्रैक्ट हो जाता है सक्सेसफुल और वो उसको नाम देता है बेर। भाई इमेजिन करो, इतना खतरनाक मॉन्स्टर हमारे को ज्वाइन कर चुका है। अब हमारे साथ इग्रिस के साथ में बेरू, और वो बोलता है कि अभी तक जितने भी उसने शेडोज एक्सट्रैक्ट किए उन सब में से सबसे ज्यादा पावरफुल ये जनरल रैंक का शेडो, जो कि एक हाई पोजीशन है शेडो आर्मी। अब ये मिशन कंप्लीट हो जाता है और जैसा कि हमको ये चीज़ पहले से पता है, ये पूरी फाइट लाइव टेलीकास्ट हो रही होती, तो अमेरिका में बैठ के एक बंदा इस फाइट को देख रहा होता है, जो बंदा है थॉमस एंड, और वो ये बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो डोंग सुक के भाई डेफिनेटली इस बंदे सन जिनवू ने ही मारा है। और अब ये बंदा बोलता है कि यार अभी इतना सब कुछ जो भी हो रखा है, इसके बाद तो मेरा जिन्वू के साथ मिलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत डेस्परेटली जिन्वू से मिलना चाहता था। और इसी सब के बीच में हमारे सामने इस बंदे का नाम शो होता है, जो कि होता है थॉमस आंड, जो कि होता है गिल्ड मास्टर ऑफ द स्कैवेंजर्स गिल्ड। और फिर वो आगे बोलता है कि मिस्टर होंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्कैवेंजर गिल्ड एंड द स्कैवेंजर गिल्ड इज, और जो मेरी प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ करेगा मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, और इवन इट्स द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब ये बंदा अब किसी की भी नहीं सुनने वाला। मतलब ये सबको ये समझाना चाह रहा है कि अगर डोंग सुक के साथ इसका कोई भी पंगा हुआ तो वो डेफिनेटली जिन्वू को नहीं छोड़ने वाला है। और हमको ये पता चल चुका है कि थॉमस एंड्रे को ये पता चल डोंग सुक के भाई को डेफिनेटली जिन्वू नहीं मारा है। और अब जेजो आइलैंड पे मिशन कंप्लीट करके सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और इसी के बीच में हमारे सामने आ जाता है ये बंदा। मुझे डेफिनेटली लगता है कि यार बंदे को सीजन 2 एंड में ज़रूर दिखाएंगे एज अ क्लिफ हैंग। असली स्टोरी तो इसके बाद ही शुरू होती है गाइस, यू गोना लव इट। हमारे सामने आता है ये बंदा भी। इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है जिसमें ये लोग कोई मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं और अल्टीमेटली वो बोलता है, मुझे लगता है कि ये लोग जिन्वू की बात कर रहे हैं। और मैं आगे और स्पॉइलर नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसके आगे के भी चैप्टर्स के को चाहते हैं कि मैं कवर करूँ तो आप कमेंट्स में आइए और मुझे बताइए। अगर कमेंट्स 25 प्लस हुए तो मैं ज़रूर इसके आगे की वीडियो बनाऊंगा और बहुत डिटेल में बनाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दैट्स माय टाइम। और अगर आप और भी सोलो लेवलिंग के कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, आपके हर एक कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ और आपके जो भी कमेंट रहेंगे मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ ऑन दैट बेल आइकन, क्योंकि अगर मैं जब भी आपके लिए वीडियो डालूँ तो आप वो वीडियो देख सको और आप वो वीडियो देखते हो तो मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू गाइस, बाय।